Lecture number 10, Accounts of Companies and Matters Related Thereto. तो इसमें हमने डिस्कस करना है कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो कैसे मेंटेन किए जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी जो डेफिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में क्लियर कर दी गई है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर आधे कंपनी के तमाम सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय अ कंपनी। इसके अलावा कंपनी की जो सेल्स हैं परचेजेस हैं वो कंपनी के एसेट्स और जो कंपनी के लाइबिलिटीज़ हैं और कंपनी के आइटम्स ऑफ कॉस्ट हैं उसमें चाहे ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है, प्रोसेसिंग के साथ है, मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग एक्टिविटीज़ के साथ है। इनका जो एक प्रॉपर रैकेट रखा जाता है वो रैकेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखा जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 के मुताबिक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेक्शन 220 से ऑनवर्ड जो हैं वो कंपनी के अकाउंट्स को डील करते हैं मामला। सेक्शन 220 के सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि हर कंपनी जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगी। इसके अलावा जो और रेलेवेंट बुक्स हैं और जो पेपर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी उसको बाकायदा तौर पे मेंटेन करेगी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी तमाम रैकेट जो है जिसका ताल्लुक अकाउंट्स के साथ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ है, पेपर्स के साथ है और रेलेवेंट बुक्स के साथ उसको रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करेगी। और अगर कंपनी का ऑफिस जो है किसी और जगह पे भी है पाकिस्तान में तो वो उस ब्रांच में भी अपने अकाउंट्स को जो है वो मेंटेन रखने की पाबंद है। इस हवाले से बोर्ड डिसाइड करेगा, बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि कंपनी अपना जो अकाउंट्स है वो और कौन से ऑफिस में जो है वो मेंटेन करेगी। और जैसे ही वो ऐसा डिसीजन कर लेते हैं तो विद इन 7 डेज रजिस्ट्रार को वो इन्फॉर्म करेंगे कि कंपनी हेड ऑफिस के साथ साथ अपना अकाउंट्स जो है वो एक ब्रांच ऑफिस में भी मेंटेन करे। उस ब्रांच ऑफिस का जो है वो फुल एड्रेस जो है वो रजिस्ट्रार को भिजवाना लाजमी है। क्योंकि अगर रजिस्ट्रार चाहे तो कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में भी जाके इंस्पेक्शन करके अकाउंट चेक कर सके और अगर ब्रांच में वो चाहें तो ब्रांच में जाके भी कंपनी के अकाउंट्स को चेक किया जा सके। इस पर्पज़ के लिए ज़रूरी है कि रजिस्ट्रार को जो है वो इंटीमेट किया जाए। अगर कंपनी की जो ब्रांच है वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है तो ज़रूरी है दोनों सूरतों में कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है अकाउंट्स को मेंटेन करने की उसको फुलफिल किया जाए और प्रॉपर जो है अकाउंट्स को समराइज किया जाए, रिटर्न्स को जो है भेजा जाए पीरियडिकली ब्रांच ऑफिस की जानिब से कंपनी को, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। यानी हम सपोज करते हैं कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है या रजिस्टर्ड ऑफिस है दैट इज़ इन इस्लामाबाद और कंपनी का एक ब्रांच ऑफिस मुल्तान में है। तो ब्रांच ऑफिस की ड्यूटी होगी कि मुल्तान से जो उनके पीरियडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह हैं या जो उनकी रिटर्न्स हैं उनको प्रॉपर मैनर में जो है वो रजिस्टर ऑफिस में भी भेजा जाए ताकि रजिस्टर ऑफिस को उनके अकाउंट्स के बारे में एक ट्रू पिक्चर मिल सके। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे चाहे वो कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में हो या कंपनी के ब्रांच ऑफिस में हो, तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या कंपनी के जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, कंपनी के जो कंसर्न पर्सन्स हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो जब चाहें इंस्पेक्शन कर सकें। यानी वो जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं, ब्रांच ऑफिसेज हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं अपने ब्रांच ऑफिसेज में, अपने रजिस्टर्ड ऑफिसेज में कभी भी उन अकाउंट्स की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये जो है ज़रूरी है कि इस पर्पज़ के लिए अकाउंट्स हर वक्त जो है वो वहाँ पे तैयार रहें, मौजूद रहें। और सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि जहाँ पे इंस्पेक्शन की बात है, अगर इंस्पेक्शन की जाती है तो ऑफिसर्स और जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के वो डायरेक्टर्स को जो है वो असिस्टेंस फराहम करेंगे। हम सपोज करते हैं कि कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है इस्लामाबाद में और मुल्तान में उनका ब्रांच ऑफिस है। तो ब्रांच ऑफिस में अगर डायरेक्टर साहब जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए तो ब्रांच ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी ड्यूटी बनती है उन एम्प्लॉयज़ की, स्टाफ की, कि वो डायरेक्टर साहब को इंस्पेक्शन के लिए तमाम असिस्टेंस प्रोवाइड करें।
ان کو سہولت مہیا کریں، ان کی جو ہے اسسٹ کریں ان کو، تاکہ وہ پراپر انسپیکشن کر سکیں۔ تو اسی طرح جو بکس آف اکاؤنٹس کے جہاں تک بات ہے، تو یہ ضروری ہے کہ 10 ایئرس، جو 10 فائنینشیل ایئرس ہیں، اس ڈیوریشن کے لیے اکاؤنٹس جو ہیں کمپنی میں موجود ہونے چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جس کمپنی کو ابھی 10 سال مکمل نہیں ہوئے، تو جب سے کمپنی بنے تب سے آنورڈ جو ہے، جو فائنینشیل ریکارڈ ہے، جو بکس آف اکاؤنٹس ہے، وہ مینٹین کرنا ضروری ہے۔ 10 ایئرس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سپوز کرتے ہیں کہ اگر ایک کمپنی اسٹیبلش ہوئی ہے 2012 میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 2022 تک کے تمام جو اکاؤنٹس ہیں، 2012 سے 2022 تک، اس کو پراپر مینر میں مینٹین کر کے رکھے، کیونکہ اس کی کبھی بھی انسپیکشن ہو سکتی ہے۔ ڈائریکٹر انسپیکشن کر سکتے ہیں، رجسٹرار آف ایس ایس سی پی کر سکتے ہیں، یا کمیشن خود جو ہے اس کی انسپیکشن کر سکتا ہے۔ تو 10 سال تک اکاؤنٹ کو جو ہے وہ پراپر مینر میں رکھنا کمپنی کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کمپنی کام نہیں کرتی یا کمپنی اس میں فیل ہو جاتی ہے، اس صورت میں کمپنی کو پینلٹی پے کرنا پڑ سکتی ہے۔ اب پینلٹی کی جہاں تک بات ہے، تو اس میں ایک کلیئرلی کہا گیا ہے کہ اگر تو وہ لسٹڈ کمپنی ہے، تو جو کمپنی کے ذمہ دار لوگ ہوں گے ان کو امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے اپ ٹو 2 ایئرس، 2 سال تک امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے، یا ان کو فائن ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک فائن کی اماؤنٹ کی بات ہے، تو فائن جو ہے وہ 500,000 روپیز تک ہوگا کم از کم، اور میکسیمم لمٹ ہے 5 ملین روپیز۔ یعنی اگر کم از کم فائن ہوگا ان کو 500,000 ہوگا، اور میکسیمم جو ہے وہ 5 ملین روپیز ہوگا۔ تو 500,000 سے لے کے 5 ملین کے درمیان تک کوئی بھی اماؤنٹ ایز فائن جو ہے وہ امپوز کی جا سکتی ہے ان اکارڈنس ود لا، اگر وہ کمپنی لسٹڈ کمپنی ہے تو۔ اگر وہ کمپنی لسٹڈ کمپنی نہیں ہے اور وہ ڈیفالٹ کرتی ہے، تو اس صورت میں جو ذمہ دار لوگ ہوں گے ان کو امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے 1 ایئر کے لیے، اور ان کو فائن بھی ہو سکتا ہے، اور فائن کی جو اماؤنٹ ہے دیٹ از 100,000 روپیز۔ تو لسٹڈ کمپنی کے لیے جو ہے وہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے، تو جو لسٹڈ کمپنیز نہیں ہے اس صورت میں جو فائن کی اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اکاؤنٹس کے مینٹین کے حوالے سے، انسپیکشن کے حوالے سے سیم رول جو ہے وہ لیکویڈیٹر کے لیے بھی اپلیکیبل ہوں گے۔ جو کمپنی کے اگر کمپنی کسی وجہ سے وائنڈ اپ کرنا پڑ جاتی ہے، اس صورت میں جو کمپنی کے اکاؤنٹس وغیرہ کو چیک کرتا ہے اور سیل آؤٹ کرتا ہے، اسے لیکویڈیٹر کہتے ہیں۔ تو لیکویڈیٹر کے لیے بھی سیم رولز جو ہیں یہ اپلیکیبل ہوں گے، کہ یہ بھی اکاؤنٹس کو چیک کر سکتا ہے، اکاؤنٹس کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 221، انسپیکشن آف بکس آف اکاؤنٹس بائی دا کمیشن۔ کمیشن کے پاس سے اختیار ہے کہ وہ کبھی بھی بکس آف اکاؤنٹس دیکھ سکتا ہے، بکس چیک کر سکتا ہے، اکاؤنٹس کی پیپرز چیک کر سکتا ہے، یا کوئی اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ کمیشن پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کبھی بھی کمپنی کے اکاؤنٹس کو چیک کر سکتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر کمپنی کے ہر ڈائریکٹر، کمپنی کے ہر آفیسر، کمپنی کے ہر امپلائی کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ انسپیکشن کے دوران تمام جو ڈاکومنٹس ہیں، اکاؤنٹس بکس ہیں، پیپرز ہیں کمپنی کے، وہ ان کو پیش کریں۔ یہ ان تمام آفیشلز کی ڈیوٹی جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ سب سیکشن 3، یہ کمپنی کے ڈائریکٹرز، آفیسر، امپلائیز کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ اسسٹنس فراہم کریں، فیسیلیٹیشن دیں انسپیکشن کے حوالے سے کمیشن کو، یا اگر رجسٹرار کرتے ہیں تو رجسٹرار کو جو ہے وہ یہ ساری فیسیلیٹیز پرووائڈ کریں۔ اس کے علاوہ جو آفیسرز ہیں کمیشن کے یا رجسٹرار صاحب، وہ اکاؤنٹس کی کاپیز بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ انسپیکشن کے دوران جو ہے کمیشن یا ان کا کوئی نمائندہ، وہ مارکس آف آئیڈینٹیفیکیشن لگا سکتے ہیں، تاکہ یہ کنفرم ہو کہ انہوں نے ان اکاؤنٹس کو چیک کر لیا ہے، آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اور وہاں پہ مارک لگا دیے ہیں، تاکہ فیوچر میں انہیں یاد رہے کہ انہوں نے انسپیکشن کی تھی۔ اور اسی طرح جو کمیشن ہے وہ اکاؤنٹس کو اپنے پوزیشن میں بھی رکھ سکتے ہیں، ان ڈاکومنٹس کو اپنے پوزیشن میں رکھ سکتے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہو کہ یہاں پہ کوئی آفینس جو ہے وہ کمٹ کیا گیا ہے، کوئی آفینس جو ہے وہ کمٹ کیا گیا ہے۔ آفینس سے مراد یہ کہ اگر کمپنی نے
के अकाउंट्स में कोई फ्रॉडुलेंट डाटा मिलता है या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ का इंकिशाफ होता है या कोई इस तरह के मामला का इंकिशाफ होता है, तो वो अकाउंट्स को अपने पास एज एविडेंस जो है वो कमीशन रख सकता है। कमीशन पे एज सच कोई पाबंदी नहीं होगी। और कमीशन ने अगर किसी बंदे को मुकर्रर कहते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो वो बंदा इंस्पेक्शन करने के बाद रिपोर्ट जो है वो कमीशन को प्रोवाइड कर देगा। उसमें तमाम डिटेल्स जो हैं अकाउंट्स के वाले से उस कंपनी की वो बता देगा। तो जो अथोराइज्ड पर्सन होगा कमीशन का, उसके पास वही इख्तियारात होंगे जो कि आमतौर पे कमीशन के पास होते हैं इंक्वायरीज वगैरह से मुतल्लिक। इसके बाद है स्टूडेंट्स सेक्शन 222 डिफॉल्ट इन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 221। हमने अभी जो सेक्शन डिस्कस किया है, अगर इसका डिफ़ॉल्ट करते हैं यानी कोई डायरेक्टर या कंपनी के एम्प्लॉयज़ या कंपनी के ऑफिसर्स अगर कोऑपरेट नहीं करते कमीशन के अथोराइज्ड इंस्पेक्टर के साथ या अथोराइज्ड ऑफिशियल के साथ, उस सूरत में जो है वो कंपनी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और वो इम्प्रिजनमेंट जो है 180 डेज की हो सकती है, 180 दिन यानी तकरीबन 6 माह के लिए। इसी तरह उनको फाइन पे करना पड़ सकता है और फाइन की जो अमाउंट है दैट इज़ 100,000 रुपीज़। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है सब सेक्शन 2 में की गई है, वो ये, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं या वो किसी ऑफेंस में कमिटेड थे और उनको जो है वो पनिशमेंट हो गई है, उनको कन्विक्ट कर दिया गया है, उस सूरत में लॉ ये कहता है कि जो डायरेक्टर्स कन्विक्ट हो गए हैं किसी जुर्म में, वो 3 साल तक कंपनी के जो है वो अपने ओहदे पे काम नहीं रह सकेंगे, कंपनी के डायरेक्टर नहीं रह सकेंगे। लिहाजा उनकी जो सीट है वो वेकेंट समझी जाएगी। ये समझा जाएगा कि उनका जो ओहदा है डायरेक्टर्स का वो फिलहाल वेकेंट है, विकेट विकेट कर दिया गया है ओहदा। तो इसके बाद है सेक्शन 223 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर कंपनी में जो बोर्ड है वो एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज किया करेंगे। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं 120 डेज, जैसे फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो 120 डेज के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना ज़रूरी होगा। यानी जो फाइनेंशियल ईयर है पाकिस्तान में 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 30 जून पे जाके कंप्लीट हो जाता है। हम सपोज करते हैं कि ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी गुजरा है 30 जून 2020 को फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो 120 डेज हैं यानी 4 मंथ्स हैं, विद इन दैट टाइम पीरियड जो है अकाउंट्स को मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करना, उनको तैयार करना और कमीशन को भेजना या रजिस्ट्रार को भेजना, ये कंपलसरी है, ज़रूरी है। अगर 120 डेज से पहले भेज दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा लेट नहीं किया जा सकता। तो मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है दैट इज़ 120 डेज। लेकिन इसमें फर्दर ये है कि अगर किसी वजह से फिर भी स्टेटमेंट्स लेट हो जाती हैं तो लॉ ये कहता है कि उस सूरत में फिर 30 डेज का जो है वो टाइम पीरियड मजीद दिया जा सकता है कमीशन की जानिब से या रजिस्ट्रार की तरफ से। 30 डेज का मजीद टाइम पीरियड दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो। सब सेक्शन 3 में कहा गया कि जो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 16 मंथ्स। क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया था एनुअल जनरल मीटिंग के हवाले से भी कि विद इन 16 मंथ्स कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी फॉर्म होती है। कंपनी की फॉर्मेशन और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के विद इन 16 मंथ्स ज़रूरी है कि एनुअल जनरल मीटिंग कॉल हो। तो एनुअल जनरल मीटिंग जो 16 मंथ्स में कॉल होगी उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जो है वो प्रोवाइड करना होती हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स भी प्रोवाइड करना होता है। लिहाजा पहली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी जो टाइम पीरियड है दैट इज फिक्स फॉर 16 मंथ्स। और इसके बाद जो है वो हर साल जो है वो अकाउंट्स जो है वो पेश किए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाएंगे और वो 1 साल से टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं गुजरना चाहिए। अगर कोई उसमें जेन्युइन रीज़न है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस सूरत में कमीशन या रजिस्ट्रार से परमिशन लेना ज़रूरी है। और अगर रजिस्ट्रार या कमीशन अगर परमिशन दे देते हैं तो उसके मुताबिक जो है अकाउंट्स भिजवाए जा सकते हैं कमीशन को। और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है लाजमी है कि वो ऑडिटेड हों, यानी अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होंगे बल्कि वो
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। और यहाँ पे जो हमने रूल्स ऊपर डिस्कस किए ये उन प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है जिनका जो पेड अप कैपिटल है वो 1 मिलियन तक है। ये रूल्स उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, बल्कि दूसरी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होंगे। हर कंपनी जो है उसके लिए ज़रूरी है कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऑडिटर्स की रिपोर्ट है, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है, ये लाजमी भिजवाएं। और अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, ऑडिटर्स की रिपोर्ट के साथ, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के साथ ज़रूरी है कि चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट भी भिजवाई जाए। चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट जो है ये सिर्फ उन कंपनीज के लिए है जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं। दूसरी कंपनीज के लिए ये रूल जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। और सेकंडली ये है कि जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये मेंबर्स को बाय पोस्ट भिजवाना ज़रूरी है और उनको इलेक्ट्रॉनिकली भी भिजवाया जा सकता है। एटलीस्ट 21 डेज मीटिंग के शुरू होने से 21 डेज पहले ये अकाउंट्स भिजवाना उन लोगों को ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिकली मींस कि उनको थ्रू मेल भेजा जा सकता है या थ्रू और जो मींस है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसके ज़रिए उनको जो डाटा भिजवाया जा सकता है। सबसेक्शन 7 ये कहता है कि लिस्टेड कंपनी जो है उसके लिए ये मज़ीद एक और एडिशन है, वो ये कि वो 3 कॉपीज़ जो हैं ये भिजवाएगी अकाउंट्स की इलेक्ट्रॉनिकली, और दूसरे तरीके से कमीशन को भी, रजिस्ट्रार को भी और सिक्योरिटी एक्सचेंज को भी। तो मेंबर्स के साथ साथ ये 3 कॉपीज़ लिस्टेड कंपनी भिजवाएगी कमीशन को, रजिस्ट्रार को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज को। इसके अलावा एक काम और करना होगा, वो ये कि वो जो अकाउंट्स हैं उनको पोस्ट करेगी कंपनीज की वेबसाइट पे। वो कंपनीज की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी अकाउंट्स को पोस्ट करेगी। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए ज़रूरी है, जो लिस्टेड कंपनीज नहीं है उनके लिए ये कंपल्शन नहीं है। और जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है ये वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहेंगी कंपनी के जो कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पे। और यहाँ पे एक बात और क्लियर हो जाए, वो ये कि ये जो रूल्स हमने अभी डिस्कस किए हैं ये सिंगल मेंबर कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर होता है, एक ही उसका ऑनर होता है, एक ही उसका मेंबर होता है। लिहाजा ये रूल्स वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ड्यूटी टू प्रिपेयर डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, बोर्ड जो है वो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट जो है उसको तैयार करेगा हर फाइनेंशियल ईयर में। और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट जो है वो अकाउंट्स के साथ लाजमी हो तैयार होगी। लेकिन ये रूल प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनका जो पेड अप कैपिटल है वो 3 मिलियन रुपीस है। और ये कंप्लायंस हर कंपनी जो है, जो हमने पूरे रूल्स डिस्कस किए हैं उनको कंप्लायंस उनका करेगी। इसी तरह जो होल्डिंग कंपनीज हैं, जो सब्सिडी कंपनी को भी जो है वो रेगुलेट करती हैं, उनको भी रन करती हैं, तो उस सूरत में जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार करेंगे। यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो होल्डिंग कंपनी तैयार करेगी, उसके लिए भी जो है सब्सिडरी कंपनी, और उसका रिकॉर्ड जो है वो भिजवाएगी फ्रॉम टाइम टू टाइम कमीशन को। और अगर वो इसमें कंट्रावेंशन करते हैं उस सूरत में उनको लेवल 1 के मुताबिक जो है वो पेनल्टी पे करना पड़ेगी, अगर होल्डिंग कंपनी उन रिकॉर्ड्स को, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन नहीं करती। और इसमें जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो नोटिफाई करेगा कमीशन के कौन से स्टैंडर्ड्स जो है वो अडॉप्ट करेगी होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी ये बात याद रखें कि ये जो रूल्स हैं ये प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनका जो पेड अप कैपिटल है वो 1 मिलियन रुपीस है, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फॉरवर्ड टू द रजिस्ट्रार। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिनका हमने जिक्र किया, इसकी कॉपी रजिस्ट्रार को भिजवाना ज़रूरी होता है।
और जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट होती हैं तो विद इन 30 डेज ये रजिस्ट्रार को भिजवाना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है तो विद इन 15 डेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो कॉपी है ये रजिस्ट्रार साहब को लाजमी तौर पे भिजवाई जाएगी। लेकिन अगर इसमें कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है तो लिस्टेड कंपनी अगर है तो उसको लेवल 2 के मुताबिक पेनल्टी पे करना पड़ेगी, और अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, कोई और कंपनी है, तो उनको लेवल 1 के मुताबिक जो है वो पेनल्टी पे करना पड़ेगी। अब ये जो सेक्शन 237 है, यहाँ पे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ज़िक्र है, और ये सिर्फ़ लिस्टेड कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी कंपनीज़ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ़ लिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल है कि वो अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करेंगे, और तैयार करने के बाद जो है वो फर्स्ट क्वार्टर की और थर्ड क्वार्टर की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो विद इन 30 डेज़ जो है वो भिजवाने के पाबंद हैं। और जहाँ तक सेकंड क्वार्टर की बात है तो वो स्टेटमेंट विद इन 60 डेज़ जो है वो कमीशन के ऑफ़िस में भिजवाने के जो है वो पाबंद हैं। और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंपनी की वेबसाइट पे भी पोस्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा इसकी कॉपी ट्रांसमिट की जाएगी कमीशन को, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज को, और ये फाइल की जाएगी रजिस्ट्रार को। तो लिस्टेड कंपनी के लिए क्वार्टर स्टेटमेंट्स भी उसी पैटर्न पे भिजवाए जाएंगे जिस पैटर्न पे हम नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवाते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर जिक्र किया है। अगर कंपनी कंट्रावीन करती है या कंपनी इन रूल्स को फॉलो नहीं करती, तो लॉ ये कहता है कि उस सूरत में हर डायरेक्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव को और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है, इनको पेनल्टी हो सकती है, और वो पेनल्टी होगी अकॉर्डिंग टू लेवल 2। तो इस हवाले से जो है वो उनको पेनल्टी पे करना पड़ेगी, और ये मामला जो है ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए है। इसमें दूसरी कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज है या सिंगल मेंबर कंपनी, उसमें शामिल नहीं है। अब सेक्शन 238 ये कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने ऊपर जिनको डिस्कस किया, इसके अलावा कमीशन अगर चाहे या कमीशन अगर ज़रूरी समझे तो वो रिक्वायर कर सकता है मज़ीद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो स्टेटमेंट्स कंपनी ने भिजवाई हैं कमीशन को। इसके अलावा अगर कमीशन ये समझता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी भिजवाने ज़रूरी हैं, तो कमीशन रिक्वायर कर सकता है, और वो भिजवाए जा सकते हैं कमीशन को भी, रजिस्ट्रार को भी, या सिक्योरिटी एक्सचेंज को भी भिजवाए जा सकते हैं, और उनका ताल्लुक जो है वो पीरियडिकल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी कमीशन के कहने के बावजूद अकाउंट्स को नहीं फॉरवर्ड करती कमीशन को या रजिस्ट्रार को या सिक्योरिटीज एक्सचेंज को कंट्रावीन करती है, तो उस सूरत में लॉ ये कहता है कि उनको जो है वो लेवल 3 के मुताबिक पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। सेक्शन 239 राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। अब जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवाई जाती हैं, कमीशन को भिजवाए जाएंगे, रजिस्ट्रार को भिजवाए जाएंगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज को भिजवाए जाएंगे। लॉ ये कहता है कि इन तमाम के साथ साथ जो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स हैं, अगरचे वो शेयर होल्डर नहीं हैं, लेकिन वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको भी सेम पैटर्न पे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवाई जाएंगी। अलबत्ता उनसे फ़ी जो है वो चार्ज की जाएगी। तो फ़ी उनसे रिसीव करके उनको जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवाए जाएँगे। और अगर इस सूरत में यानी डिबेंचर होल्डर्स को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं उनको सेंड की जाती, तो लॉ ये कहता है कि ऐसे कंपनी को जो है पेनल्टी पे करना पड़ सकती है, और वो पेनल्टी जो है वो लेवल 1 के मुताबिक होगी। तो ये स्टूडेंट्स सेक्शन 239 के साथ ही हमारा जो आज का ये लेक्चर है, ये कंप्लीट होता है।